Hello everyone, I'm Amit. In previous class we have discussed the key features of federalism and what is the meaning of federalism. फेडरलिज्म एक सिस्टम है गवर्नमेंट का जिसमें पावर का डिवाइडेशन सेंट्रल गवर्नमेंट और अन्य जो कॉन्स्टिट्यूंट अथॉरिटी है स्टेट गवर्नमेंट उनमें पावर का डिवाइडेशन होता है। वहाँ पर मोर देन 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होने चाहिए। पावर शेयरिंग के की फीचर्स हमने 7 की फीचर्स पढ़े थे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि वर्ल्ड में जनरली जो पावर शेयरिंग है या जो फेडरेशन है, ये फेडरेशन कितने प्रकार का होता है। फेडरेशन 2 टाइप्स ऑफ फेडरेशन जनरली वर्ल्ड में देखने को मिलता है। एक है कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म, दूसरा है होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। कमिंग टुगेदर फेडरेशन का मीनिंग है कि पहले छोटे छोटे स्टेट थे, वो इंडिपेंडेंट थे, उनकी अपनी ऑटोनॉमी थी, उनकी अपनी स्वतंत्रता थी, बट उन्होंने अपने आप को ज़्यादा यूनाइट दिखाने के लिए, अपनी पावर को ज़्यादा पावरफुल होने के लिए और स्ट्रेंथ दिखाने के लिए छोटे छोटे स्टेट, 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट एक साथ आकर अपना एक बड़ा ग्रुप बना लेते हैं। जनरली इस टाइप के जो सिचुएशन होती है जिसमें कमिंग टुगेदर फेडरेशन बनता है, उसमें स्टेट के पास ज़्यादा पावर होती है बजाय सेंटर के पास। यूएसए, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया इस कमिंग टुगेदर फेडरेशन के एग्जाम्पल हैं। दूसरा होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, इसमें क्या होता है, एक बड़ी अथॉरिटी होती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, बड़ी महाशक्ति होती है, बड़ी पावर होती है, वो अपने जो कल्चर है या उसके डाइवर्सिटी को मेंटेन रखने के लिए अपनी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कर देती है। मतलब अपनी पावर डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, अपनी पावर को डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर देती है अलग अलग गवर्नमेंट में। और जनरली इस टाइप की जो सिचुएशन होता है इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल होती है और जितने भी स्टेट गवर्नमेंट बनाई हुई हैं वो सब इक्वल पावर वाली होती हैं। ऐसे जो फेडरेशन उस फेडरेशन को बोलते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। हिंदी में एक्चुअली अगर हिंदी की टेक्स्ट बुक आप देखोगे तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन का उन्होंने दिया हुआ एक साथ आकर संघ बनाना। कमिंग टुगेदर फेडरेशन मतलब एक साथ आकर संघ बनाना। होल्डिंग टुगेदर उन्होंने दूसरे प्रकार का महासंघ लिखा है, दूसरे प्रकार का उन्होंने जो महासंघ या लिखा है, इसको बोल सकते हैं हम एक साथ रहकर महासंघ बनाना। होल्डिंग टुगेदर एक साथ रहकर महासंघ बनाना, कमिंग टुगेदर एक साथ आकर संघ बनाना। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है हमारा वो इंडिया के रिगार्डिंग होगा। व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री। यहाँ से इस चैप्टर से फर्स्ट जो था व्हाट इज फेडरलिज्म 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। सेकंड क्वेश्चन 5 मार्क्स का बनता है की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। यहाँ से 3 मार्क्स का भी और 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। एक्चुअली इन दिस सिस्टम कि इंडिया को हम कैसे कहेंगे इंडिया एक फेडरल कंट्री है। सबसे पहले तो इंडिया में एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिर स्टेट गवर्नमेंट और उसके बाद लोकल गवर्नमेंट है। तो इंडिया में जो लेवल ऑफ गवर्नमेंट है वो 3 लेवल हो गए और हमने फेडरेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी कि वहाँ पर पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट और उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूंट जो बॉडीज होती हैं उनमें उसका डिवाइडेशन होता है। ऐसा इंडिया में हो रहा है। इंडिया में पावर का डिवाइडेशन करने के लिए हमने स्टेट गवर्नमेंट के बाद जो लोकल गवर्नमेंट है वो बनाई हुई और उनको ज़्यादा पावरफुल किया होगा। नेक्स्ट टॉपिक वही रहेगा। अब यहाँ पर क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के जो बीच का जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है उस डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए 3 फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है कि 3 प्रकार की इन्होंने जो फोल्ड है वो बनाया हुआ जिसके थ्रू ये अपनी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं और इनको बोलते हैं लिस्ट, 3 लिस्ट ऑफ पावर्स। पहले हम डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। सबसे पहला था सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट में 97 वर्क होते हैं। कितने? 97 वर्क, जिसको यूनियन लिस्ट बोलते हैं। यूनियन लिस्ट में है 97 वर्क और इसमें कौन कौन से काम है? इसमें है फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, करेंसी, रेलवे, डिफेंस। दीज ऑल आर द वर्क डन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। कि ये इस टाइप की जो पावर के रिगार्डिंग जो डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाएंगे। सेकेंड हमारा स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में 61 सब्जेक्ट हैं। कुछ जगह आपको 66 लिखा मिलेगा, वो पहले था, अभी इस पर 61 सब्जेक्ट हैं। स्टेट लिस्ट का जो है उसमें पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन इस टाइप के जो काम होंगे वो काम करवाए जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगी। अगर इंटरफेयर करती है तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस टाइप के डिसीजन को रिसोल्व कर लिया जाएगा। नेक्स्ट आता है कॉन्करेंट लिस्ट। इसको कई बार जॉइंट लिस्ट भी बोला है
कि दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर जहाँ काम कर लें उसको कंकरेंट लिस्ट बोला। और इसमें 52 वर्क हैं। कितने हैं? 52। सेंट्रल लिस्ट में 97, स्टेट लिस्ट में 61 और कंकरेंट लिस्ट में 52। कुछ बुक्स में आपको 47 भी लिखा दिखेगा, उसको आप करेक्शन कर लेना। यहाँ वर्क है 52। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों काम कर सकती हैं, दोनों डिसीजन ले सकती हैं। अगर कहीं पर कोई क्लैश होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही माना जाएगा। इसमें कौन कौन से आएंगे? एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, एडॉप्शन एंड सक्सेशन। इस टाइप के जो काम होंगे वो किए जाएंगे कंकरेंट लिस्ट में। जैसे एजुकेशन है, कल हमने डिस्कस किया था कि सीबीएसई है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आएगा, तो सीबीएसई के रिलेटेड काम सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। जो स्टेट बोर्ड के जो डिपार्टमेंट्स हैं, स्टेट बोर्ड के हैं, उनमें स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन लेगी। तो इससे क्या हो रहा है कि इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाने का, फेडरल कंट्री कहने का हम जो वैलिडिटी है वो मिल रही है। अब अगर ऐसा हो कि इन सब में, इन 3 लिस्ट में जो 3 फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन है, इन 3 लिस्ट में अगर कोई टॉपिक नहीं आया, कोई पावर, कोई सब्जेक्ट नहीं आया, तो क्या करना पड़ेगा? फॉर एग्जांपल ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था उस टाइम पर क्या हमारी टेक्नोलॉजी थी? यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, मीडिया, सोशल मीडिया, या ये कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल। तो अगर ऐसा कोई सब्जेक्ट है जो तीनों लिस्ट में कहीं भी नहीं है, तो इस टाइप के सब्जेक्ट के लिए रूल्स बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर बाद में उसकी गाइडलाइंस डिसाइड की जाएंगी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। जनरली ऐसे में यूनियन लिस्ट ही यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए रूल्स ही माने जाएंगे। इसमें एग्जाम्पल दिया, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट केम अप आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन द यूनियन गवर्नमेंट हैज टू पावर टू लेजिस्लेट टू दिस रेसिडरी सब्जेक्ट्स। इनको रेसिडरी सब्जेक्ट भी कहा गया। कुछ लोग इनको 4 लिस्ट भी बोल देते हैं। इट इज़ नॉट 4 टाइप्स ऑफ लिस्ट। ये जो रेसिडरी सब्जेक्ट्स हैं ये चौथी लिस्ट नहीं है, ये वो वर्क हैं जो तीनों लिस्ट में कहीं भी नहीं है, बाद में इन्वेंट हुए हैं, तो उनको यूनियन लिस्ट में ही माना जाएगा। अब ये कह रहा है कि हमने नोटिस किया कि मैक्सिमम जो फेडरेशन है वो होल्डिंग टुगेदर के थ्रू बने हुए हैं, और होल्डिंग टुगेदर में पावर टू द लिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन की कह रहा है कि इक्वल पावर नहीं दी गई है। ऑल स्टेट्स इन द इंडियन यूनियन डू नॉट हैव आइडेंटिकल पावर्स, सम स्टेट्स एंजॉय ए स्पेशल स्टेटस। अब ये आपके दिया होगा कुछ स्टेट स्पेशल पावर रखते हैं। जम्मू कश्मीर का इसमें एग्जांपल दिया हुआ है। ये अब आपके पॉइंट नहीं रहा है। पता होगा आपको आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर को स्पेशल पावर्स मिली हुई थी। उनका खुद का संविधान था, उनका खुद का फ्लैग था, और उनके वहाँ पर गवर्नमेंट 6 साल के लिए इलेक्ट होती थी, पूरे कंट्री में 5 साल के लिए इलेक्ट होती थी। नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 को अब डिसेबल कर दिया है, इसका अब कोई रोल नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ से हट जाएगा। बट हाँ, फिर भी हमारे कुछ जैसे स्टेट्स हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं या जहाँ पर ट्राइब सोसाइटीज़ हैं, उनकी कल्चर और डाइवर्सिटी को बनाए रखने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ स्पेशल प्रोविज़न किए गए हैं कि भाई ये जो ऐसी जो सोसाइटीज़ हैं या जो ऐसी जो कम्युनिटीज़ हैं उनकी अपनी जो ट्रेडिशन वो बना रहे, तो उसके लिए हमारे यहाँ पर आर्टिकल 371 है, उसमें स्टेट्स की जो जो शेड्यूल ट्राइब्स कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविज़न किए गए हैं। अब कह रहा है कि कुछ हमारे यहाँ पर प्रोविंस जैसे जो जिनके पास स्टेट के इक्वल पावर नहीं है, बिल्कुल है। हमारे यहाँ पर आपको पता है कि 2 टाइप के डिवाइडेशन है, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज। स्टेट में तो क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट के अपने रूल्स और डिसीजंस होते हैं, बट यूनियन टेरिटरीज में ऐसा नहीं होता। यूनियन टेरिटरीज में क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड पर्सन ही यूनियन टेरिटरीज का गवर्निंग करते हैं। जैसे हमारे 9 यूनियन टेरिटरीज हो गए अब, तो यहाँ पर स्टेट का कोई रोल नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पर्सन्स होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वो अपॉइंटेड होगा, वही वहाँ पर पावर को यूज करेगा। नेक्स्ट है देयर आर सम यूनिट्स ऑफ इंडियन यूनियन विच एंजॉय वेरी लिटिल पावर। ये उनकी बात कर रहे हैं यूनियन टेरिटरीज की कि वो बहुत स्मॉल इंडिपेंडेंट स्टेट हैं विच कुड नॉट बी मर्ज विद एनी ऑफ द एक्सटेंडेड स्टेट। दीज एरियाज आर चंडीगढ़, लक्षद्वीप और the capital city Delhi are called union territories. These territories do not have the power of state. The central government has a special power in running these areas. मैंने पहले बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास स्पेशल पावर है यूनियन टेरिटरीज को गवर्न करने के लिए। ये कह रहा है कि द शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
इट इज़ नो कि संविधान का हमारा बेसिक जो चीज़ है ना, जैसे नींव बोल सकते हैं मकान की, वो सबसे पहले यही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। अब ये इजी नहीं है कि आप इनमें चेंज कर सको, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर में चेंज करना इजी नहीं है। अगर चेंज करना होगा तो कल मैंने कहा था कि 3 टाइप के संविधान में अमेंडमेंट या संशोधन हो सकते हैं। तो इसमें थर्ड टाइप वाला हमें यूज करना होगा, जिसमें स्टेट्स का भी हमें परमिशन लेनी पड़ेगी। मोर देन 50% स्टेट अगर एग्री होंगे तो ही हम इन पावर में चेंज कुछ कर सकते हैं। ये लिखा, अगर पावर में हमें चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा? बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट विद एटलीस्ट 2/3 मेजोरिटी। 2/3 मेजोरिटी का मीनिंग होता है कि वहाँ पर जो 75% जो लोग हैं वो एग्री होने चाहिए। देन इट हैज़ टू रेटिफाइड द लेजिस्लेचर ऑफ द एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स। कम से कम आधे से ज़्यादा स्टेट उससे एग्री होंगे तो ही इन पावर का मतलब स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, जॉइंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट इनमें अगर कुछ चेंज करना है तभी पॉसिबल। 75% लोग पार्लियामेंट में एग्री होंगे और मोर देन 50% लोग जो स्टेट्स हैं उनकी जो गवर्नमेंट है वो इससे एग्री होंगे। नेक्स्ट, द जुडिशरी प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल टू ओवर सीजिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इन द प्रोसीजर्स। ये कह रहा है कि संविधान में ये जो पावर इन पावर को लागू करने में और इनको इम्प्लीमेंट करने में जुडिशरी मतलब कोर्ट का बहुत बड़ा रोल है। अगर कोई भी किसी प्रकार का डिस्प्यूट होता है तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन डिसीजन को, इन जो डिस्प्यूट को रिसोल्व कर लिया जाएगा। टैक्स वगैरह के रिगार्डिंग कई बार गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में डिस्प्यूट रहा है तो उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या आपस में कमेटी और कमीशंस बनाकर रिसोल्व कर लिया गया है। ये 1947 का इंडिया का मैप दिया हुआ है। आपके मैप में यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेगा बट जनरल नॉलेज के बारे देख लेना, अंडरस्टैंडिंग कैपेबल करने के। देखिए उस टाइम चाइना कहाँ तक दिखाया हुआ है। पहले म्यांमार का नाम श्याम देश था। हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड? फेडरलिज्म काम कैसे करता है? इंडिया के रिगार्डिंग देखिए, इंडिया में बहुत सारी डाइवर्सिटी। इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ था 1947 में और जब हमारा संविधान बनाया गया तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके मेंबर के बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया गया था। थोड़ा सा हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन में मोस्ट प्रोबेबिलिटी बन सकता है, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म बट दीज आर नॉट सफिशिएंट। ये कह रहा है कि जो प्रोविजन किए गए हैं ये फेडरलिज्म के सक्सेस के लिए अच्छे हैं बट ये सफिशिएंट मतलब सब कुछ ये नहीं है। इफ द फेडरल एक्सपेरिमेंट हैज सक्सेडेड इन इंडिया it is not merely because of the clearly laid out constitutional provisions. The real success of federalism in India can be attributed to the nature of the democratic politics in our country. ये कह रहा है कि जो लिखा हुआ इन सबसे पॉसिबल नहीं है, जो कंट्री का जो नेचुरल जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जो गवर्नमेंट बनी आ रही है उसके थ्रू ये पॉसिबल हो सकता है। जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स के थ्रू ये सक्सेस हो सकता है। The spirit of federalism, respect for diversity and the desire for living together became a shared ideal in our country. हमारे कंट्री के अगर आइडियाज़ क्या हैं, जो बेसिक आइडियाज़ वो क्या हैं? जो फेडरलिज्म है उसके स्पिरिट को बनाए रखना, रेस्पेक्ट, डाइवर्सिटी का रेस्पेक्ट करना और जो आइडियल है उनको हमें शेयर करते रहना। सबसे पहला आता है कि किन वेज में हमने ये सब पॉसिबल किया। हमारे यहाँ पर डाइवर्सिटी को हमने कैसे मेंटेन किया, फेडरलिज्म को हमने कैसे मेंटेन किया, एक दूसरे के जो आइडियाज़ उनको कैसे शेयर कर सकते हैं। तो फर्स्ट आता है लिंग्विस्टिक स्टेट। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि लैंग्वेज को लेकर। वर्ल्ड के मैक्सिमम कंट्रीज में आपने देखा कि सिर्फ एक ही लैंग्वेज मिलती है, उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज होती है इंग्लिश, जैसे चाइना की चाइनीज, जापान की जापानीज है। इंडिया में भी बहुत सारे उस टाइम को जो लीडर्स थे, मोस्टली नॉर्थ इंडिया के लोगों ने कहा था कि इंडिया की लैंग्वेज हिंदी होनी चाहिए। बट इंडिया में मोर देन 50% लोग हिंदी नहीं बोलते हैं। तो अगर हम हिंदी को अगर हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज रखते तो मोर देन 50% लोगों का लॉस हो जाता। बिकॉज हिंदी भी सही तरीके से हिंदी बोलने वाले भी नहीं बोलते हैं। समझ लीजिए राजस्थानी को लैंग्वेज नहीं है, राजस्थान को हिंदी में काउंट करते हैं बट राजस्थान में आधे से ज़्यादा लोग हिंदी नहीं बोलते, अपनी राजस्थानी या लोकल लैंग्वेज बोलते हैं। राजस्थान में अकेले में 10 तरह 15 तरह की लैंग्वेज बोली जाती हैं। इसी प्रकार से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री हैं जहाँ पर लोग अपने लोकल लैंग्वेज को बोलते हैं। तो अगर हम हिंदी को ही लैंग्वेज बना देते तो बहुत बड़ी दिक्कत आती। इसी टाइप से लैंग्विस्टिक स्टेट्स बनाए गए। हमने डिस्कस किया था कि पहले बम्बई प्रांत था। बम्बई प्रांत में क्या था? गुजरात, आज का जो मॉडर्न गुजरात है, प्रेजेंट का गुजरात और महाराष्ट्र शामिल था। अब मैक्सिमम जो डिपार्टमेंट थे वो बम्बई के अंदर ही थे, जिसको आज मुंबई बोलते हैं। गुजरात का आदमी गुजराती बोलता है, गुजरात में भी कच्छ एरिया का आदमी कच्छी बोलेगा। कच्छ है ना, भुज का साइड का, वहाँ पर लोग कच्छी बोलेंगे।
तो अगर वो मुंबई जाएगा तो वहाँ पर मैक्सिमम डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग मराठी बोलते मिलेंगे, तो उनके बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी। इन प्रॉब्लम को रिसॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन बनाया, तो उसने 1956 में अपनी रिपोर्ट दी थी, और इस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि गवर्नमेंट की लैंग्वेज के आधार पर स्टेट बनाए जाने चाहिए। इंडिया में पहला लैंग्वेज के आधार पर स्टेट बना था आंध्र प्रदेश। वहाँ पर एक बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ था, पोटी श्रीरामुलु नाम का एक वो था, गांधी जी का फॉलोवर्स था, फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। तो उन्होंने जो तेलुगु भाषी जो एरिया था जहाँ पर लोग तेलुगु बोलते थे, उस एरिया में तमिलनाडु से अलग होकर आंध्र प्रदेश बनाने की डिमांड रखी थी, उसको 1953 में मानने उनकी डेथ हो गई थी। वो 52 डेज तक उन्होंने हंगर स्ट्राइक की थी, पोटी श्रीरामुलु। उसके बाद इंडिया में पहला लैंग्वेज बेस्ड स्टेट बना था आंध्र प्रदेश। उसके बाद इंडिया में जब डिमांड उठी तो पंजाब में पहले हिमाचल प्रदेश भी था, हरियाणा भी था, तो इनको भी लैंग्वेज का आधार पर अलग किया। पंजाबी बोलने वालों को पंजाब बना दिया, हिंदी जनरली बोलने वालों को हरियाणा बना दिया, और पहाड़ी लैंग्वेज वालों को हिमाचल प्रदेश मान लिया गया। इस टाइप से इंडिया में जब इंडिया इंडिपेंडेंट उस टाइम में 14 स्टेट थे, आज इंडिया में 28 स्टेट हो गए हैं। ये सारे के सारे मैक्सिमम जो बनाए गए हैं ये लैंग्वेज के बेस पर ही बनाए गए हैं। सॉरी। ये इंडिया का 2006 का मैप है। तेलंगाना आपको नहीं दिख रहा इसमें। छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड उस टाइम पर बन गए थे, उस टाइम का मैप है ये। अब अगर आओगे तो यहाँ पर आपको तेलंगाना भी बना दिखेगा। नेक्स्ट आता है लैंग्वेज पॉलिसी। लैंग्वेज पॉलिसी में मैंने कहा कि कंट्री की क्या लैंग्वेज होनी चाहिए, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होनी चाहिए। तो इंडिया में मैक्सिमम लोग हिंदी बोलते नहीं थे, डिमांड उठी कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाना चाहिए। हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाते जो अदर लोग असम में असमी बोलते हैं, कर्नाटका में कन्नड़ बोलते हैं, तेलुगु बोलते हैं, मलयाली बोलते हैं, तमिल बोलते हैं, कोंकणी, बंगाली, पंजाबी, डोगरी, इन लोगों को क्या होता। हो सकता है हमारे कंट्री श्रीलंका बन जाता। उन्होंने सिर्फ सिंगली कोई ऑफिशियल लैंग्वेज माना, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत सारे क्लैश हो रहे हैं। हमने ऐसा नहीं किया। हमने क्या किया कि ऑफिस के जो इंटरनल डिपार्टमेंट के जो वर्क्स होंगे वो इंग्लिश में होंगे, बाकी हिंदी को बढ़ावा दिया जाएगा। ये हमने काम किया। इसलिए हमारे कंट्री में आज 22 शेड्यूल लैंग्वेज का मतलब जिन्होंने हमारे संविधान में मान्यता दी हुई है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जिनको कंसिडर किया हुआ है। कोई भी कैंडिडेट है वो यूपीएससी इंडेक्स एग्जाम आईएएस का, तो यूपीएससी का एग्जाम इन 22 लैंग्वेज में से कोई भी एक लैंग्वेज को चूज कर सकता है एज ए एग्जाम। ऐसे हमारा सीबीएसई का एग्जाम होता है 10th और 12th का, आपने देखा जो उस एग्जाम में आप जो 5th एग्जाम जो लैंग्वेज लेते हैं, जैसे आपने हिंदी ली हुई है, किसी ने संस्कृत ली हुई है, तो इन 22 लैंग्वेज में से आप कोई भी एक लैंग्वेज को चूज कर सकते हो। अगर हिंदी को बनाते तो श्रीलंका की लिखा भी है इसमें, श्रीलंका वाली प्रॉब्लम होने की संभावना थी। लेकिन एक इसमें प्रोविजन किया गया था, इन्होंने क्या कहा था, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द यूज ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पज वाज टू स्टॉप इन 1965, कि 1965 में इंग्लिश का ऑफिशियल पर्पज से यूज करना बंद कर दिया जाएगा। बट ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारे नॉन हिंदी स्पीकर जो स्टेट थे वहाँ उन्होंने इसका अपोज किया, क्योंकि उनको हिंदी नहीं आती थी, हिंदी से प्रॉब्लम थी। इंग्लिश तो क्या था कि अंग्रेज पूरे इंडिया में फैले हुए थे, उन्होंने कहीं थोड़ा बहुत इंग्लिश का इम्पैक्ट था। उन्होंने डिमांड रखी जो भी नॉन हिंदी स्टेट थे, इंग्लिश को ही कंटिन्यू रखा जाए एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में। बट क्या कर दिया, हिंदी को आपको प्रमोट करना है, इसलिए आप बैंक वगैरह में जाओगे वहां लिखा मिलता है हिंदी का प्रयोग करें। अब ये क्या कह रहा है कि अगर हमने ऐसा कर लिया तो उसका बेनिफिट मिला, हमने फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई कि जैसे लोगों की डिमांड थी वैसे हमने मान लिया। द फ्लेक्सिबिलिटी शोन बाय द इंडियन पॉलिटिक्स लीडर हेल्प्ड आवर कंट्री अवॉइड द काइंड ऑफ सिचुएशन दैट श्रीलंका फाइंड इटसेल्फ इन। श्रीलंका ने ऐसा नहीं किया, इसलिए वो उस प्रॉब्लम में। नेक्स्ट है सेंटर स्टेट रिलेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के रिलेशंस कैसे रहेंगे, कैसे थे, कैसे आगे आने वाले हैं, इन पर भी बहुत सारी जो पॉलिटिक्स है या जो फेडरलिज्म में डिपेंड करता है। इंडिया में क्या रहा है, जब स्टार्टिंग में जो 2-3 चुनाव थे, स्टार्टिंग के थर्ड जो इलेक्शन हुए उनमें
कांग्रेस पार्टी का ही एक तरह से प्रभुत्व रहा पूरे कंट्री में। कांग्रेस की स्टेट गवर्नमेंट बनी थी, कांग्रेस की सेंटर में गवर्नमेंट रही थी। धीरे धीरे क्या रहा, कोलिशन गवर्नमेंट बनी। कोलिशन का मतलब कि मोर देन वन पॉलिटिकल पार्टीज कम टुगेदर टू फॉर्म द गवर्नमेंट। अब क्या होता है, जैसे साउथ में अपनी उनकी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, तमिलनाडु में अपनी पार्टियां हैं, केरला की है उनकी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, आंध्र प्रदेश की क्षेत्रीय पार्टियां, तेलंगाना की क्षेत्रीय पार्टियां। तो ये जो रीजनल जो पार्टियां हैं, ये किसी नेशनल पार्टी मतलब बीजेपी कांग्रेस बड़ी पार्टी के साथ मिलकर अलायंस करती हैं। अलायंस को का मतलब होता है कि वो उनके साथ अपना कोलोब्रेशन कर लेते हैं कि इन एरियाज में हम चुनाव लड़ेंगे, आप अपने पॉलिटिकल कैंडिडेट मत उतारना, उन एरियाज में आप उतारना, हम हमारे कैंडिडेट नहीं उतारेंगे। तो जिसकी वजह से इनके रिलेशन ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं। सेम पार्टी रूल बोथ द सेंटर, वही जो मैंने बताया कि भाई मैक्सिमम कंट्री पर पहले कांग्रेस का रूल था, धीरे धीरे चेंज हुआ है। कई बार सेंटर सेटल्स में प्रॉब्लम भी आई है कि सेंटर में अलग पार्टी गवर्नमेंट रही, स्टेट में अलग पार्टी गवर्नमेंट रही, तो उनके फिर कई बार रिलेशन थोड़े से रिजिड रहे हैं। वो ऐसे टाइम में कोर्ट का सहारा लेकर या बहुत सारे कमीशंस बनाए जाते हैं, उन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर काम कर लिया जाता है। ये करेक्ट 1990 के बाद रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज का ज़्यादा वर्चस्व हुआ है। बात भी सही है कि पहले क्या था, कंट्री में मैक्सिमम सेंटर जो नेशनल पार्टी हैं उन्हीं पार्टियों का रूल होता था, स्टेट में भी सेंटर में भी। बट ये मान के चले कि मैं 1990 नहीं कहूँगा, मेरे हिसाब से 1970 इमरजेंसी लगी, उसके बाद जनता पार्टी की सरकार बनी थी 77 में पहली बार। और फिर कहीं ना कहीं इसमें मंडल कमीशन का भी रिपोर्ट रहा कि ओबीसी को रिजर्वेशन वगैरह दिया गया, तो बहुत सारे नए नए पॉलिटिशियंस आए और वो धीरे धीरे वो इमर्ज हो गए। 1991 में क्या 1984 के लास्ट चुनाव हुए थे जिसमें इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी, राजीव गांधी की गवर्नमेंट को क्लियर मेजोरिटी मिली थी। उसके बाद 89 से 2014 तक किसी भी सिंगल पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली है। 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी का जब चुनाव था तो उनकी अकेली बीजेपी पार्टी को 272 ज़्यादा सीटें मिली। बट उन्होंने भी अपना अलायंस ऑलरेडी बना रखा था एनडीए नाम से, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसमें मोर देन 25 पार्टियां और हैं। बीजेपी प्लस छोटी छोटी बहुत सारी पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर रखी जिनके साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं वो। तो ये भी अब अलायंस, अगर आपसे कोई पूछे कि सेंटर हमारे कंट्री में किस पार्टी की गवर्नमेंट है, तो बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, हमारे कंट्री में एनडीए गवर्नमेंट है। ये एक अलायंस है, कोएलिशन है। ये एक कोएलिशन है जिसमें मोर देन 2 पार्टियां साथ रहकर चुनाव लड़ती गवर्नमेंट बनाती हैं। तो अभी सरकार एनडीए की है। मनमोहन सिंह कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, मनमोहन सिंह यूपीए के प्राइम मिनिस्टर थे। यूनियन प्रोग्रेसिव अलायंस, एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो ये जो कल्चर है कि पावर शेयरिंग का, रेस्पेक्ट का, ऑटोनॉमी की, इससे स्टेट गवर्नमेंट की ऑटोनॉमी बन रहती है। अब जैसे नरेंद्र मोदी जी ने 25 से ज़्यादा स्टेट पार्टीज से अपना जो कोalition कर रखा है, तो वो जिन जिन स्टेट में कोalition उनसे इनके रिलेशन अच्छे रहेंगे। यहाँ पर 2 कार्टून दिखाए हुए हैं। ये इंदिरा गांधी है। उस टाइम पर सिस्टम क्या था, उस टाइम पर क्या था कि स्टेट कंप्लीटली सेंट्रल गवर्नमेंट पर डिपेंड करते थे। और जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट उनको दे रही है टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन, पावर को टैक्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट दे रहे हैं, तो वो अपने हिसाब से दे रहे हैं क्योंकि उनकी ऑटोनॉमी थे, सारे के सारे उन्हीं की पार्टी के थे। ये फिर नीचे अटल बिहारी गवर्नमेंट दी हुई है, अटल बिहारी प्रधानमंत्री बने हैं, बट साइड में इनके बहुत सारे तेलुगु देशम पार्टी के हैं, अलग अलग पार्टी के लोग हैं कि इनकी हेल्प से प्राइम मिनिस्टर बने थे ये लोग। तो जैसा ये चाह रहे हैं वैसा भी इनको करना पड़ रहा है और इनकी खुद का भी करना पड़ रहा है। पहले क्या था कि अकेले कांग्रेस पार्टी का तो जैसा वो चाहते थे वो करता, अब क्या था कि खुद तो नहीं चाहे जो चाहे, लेकिन ये जैसा चाहेंगे वो करना पड़ेगा, अदरवाइज ये इनसे समर्थन जो इन्होंने अपने एमपी जिनके फेवर में दे रहे हैं वो वापस कर लेंगे। कई बार क्या हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया और वहाँ पर आर्टिकल जो राष्ट्रपति शासन लगा दिया। तो ऐसे में क्या होता है कि 352 बोलते हैं उसको, कि कंट्री कि किसी स्टेट में अगर राज्यपाल ने ये कह दिया कि भाई यहाँ पर सही से रूल नहीं चल रहा है, तो राष्ट्रपति वहाँ पर क्या करता है, उस स्टेट गवर्नमेंट को हटा देता है और डायरेक्ट प्रेसिडेंट रूल लगा देता है वहाँ पर। तो वहाँ के सारे जो रूल्स जो वर्क होंगे वो प्रेसिडेंट के अंडर में होंगे। इससे क्या होता है कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट रिलेशन में थोड़ा सा टकराव हो जाता है। इसको ख़त्म करने के लिए संविधान और सुप्रीम कोर्ट का हेल्प ली जाती है। ये कह रहा है कि फेडरल पावर शेयरिंग इज मोर इफेक्टिव टुडे देन इट वाज इन द अर्ली ईयर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स।
स्टार्टिंग में जितना यूज किया जा रहा था फेडरलिज्म या पावर शेयरिंग का, अब उससे ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट भी ज़्यादा पावरफुल हो गया है, अपने खुद के भी आप पर डिसीजन ले रहा है। इसके अलावा मीडिया, सोशल मीडिया, इन सब का बहुत सारा इम्पैक्ट हो रहा है। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, ये कह रहा है कि इंडिया में मोर देन 1500 से ज़्यादा लैंग्वेज बोली जाती हैं, बट हमारे संविधान ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेज को स्टेट जो शेड्यूल लैंग्वेज का दर्जा दिया हुआ है, उनमें ये 22 लैंग्वेज हैं। सबसे बड़ी बात इसमें इंग्लिश नहीं है। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर का, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए तैयार रहना, यहाँ से 1 मार्क्स के बन सकता है। यहाँ से इंडिया में क्या था कि जब इंडिपेंडेंट हुआ तो 1959 में पंचायत राज लोकल गवर्नमेंट लागू किया गया। गांधी जी का सपना था, 2 अक्टूबर 1959 को ये राजस्थान के नागौर से लागू हो गया था। बट इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि स्टेट गवर्नमेंट जो थी वो लोकल गवर्नमेंट को अपने हिसाब से पावर देती थी। कहीं पावर थी, कहीं नहीं थी। चुनाव टाइम पे हो रहा था, नहीं हो रहा था, कोई रूल थे, नहीं थे, ऐसा नहीं था। मतलब जैसी मर्जी वैसे हो रहे थे। इसको ख़त्म करने के लिए 1992 और 1993 में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया गया। उसको 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बोलते, 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन। 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था पंचायतों के लिए, जो अलग अलग गाँवों के सरपंच पंच इलेक्ट होंगे उनके रिगार्डिंग था। और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मतलब 73वां नंबर का 1 नंबर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अब तक 103 से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट संविधान में संशोधन हो चुके हैं। तो 73वें नंबर पर संविधान संशोधन हुआ था 1993 में। उसमें क्या किया गया था कि इन पंचायतों को, लोकल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावरफुल बनाया गया था। ये कह रहा है कि ये क्यों किया गया। सबसे बड़ी बात तो क्या थी कि हमारे कंट्री की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। हमारे जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का अगर हम पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो वर्ल्ड में 10 के आसपास नंबर आ जाएगा इसका टॉप में। ऐसे बड़े बड़े स्टेट, उन स्टेट की इतनी पॉपुलेशन को बनाए रखने के एक सिंपल स्टेट गवर्नमेंट से काम नहीं चलने वाला था, इसलिए लोकल गवर्नमेंट को पावरफुल बनाने का काम किया गया। दूसरा क्या था कि पावर शेयरिंग का असली जो रूप है वो ये जितनी ज़्यादा पावर को डिसेंट्रलाइज, सेंट्रलाइज का मतलब एक जगह पावर, डिसेंट्रलाइज मतलब पावर के बहुत सारे केंद्र हों। तो पावर के बहुत सारे सेंटर्स होंगे तो सही में पावर शेयरिंग होगी। तो पावर को डिसेंट्रलाइज करने के लिए भी ऐसा किया गया था। और ये जो आइडिया है कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट में किया जाएगा, इसी को ही डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर बोलते हैं। अब सबसे ये क्यों किया गया भाई, एक गांव का आदमी है, उसकी कोई प्रॉब्लम हुई तो डायरेक्ट वो एमएलए के पास उसका पहुंचना पॉसिबल इतना नहीं है, थोड़ा डिफिकल्ट है। गांव के आदमी की प्रॉब्लम को गांव में अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव बैठा हो तो वो इजीली पहुंचा सकता है। इसलिए उसके गांव में ही पंच, सरपंच, मेंबर ऑफ पंचायत समिति जिनको डेलीगेट बोलते हैं, जिला पंचायत सदस्य जिनको जिला पार्षद बोलते हैं, ये इस टाइप के रिप्रेजेंटेटिव गाँव में बन के। अब क्या होता है, गाँव की प्रॉब्लम जो लोग हैं वो अपने नियर बाय रिप्रेजेंटेटिव को रख सकते हैं। इसके अलावा फिर इसमें क्या किया गया, वो आगे इसमें 3-4 प्रोविजन किए गए थे जिसको और ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए। किसी भी समस्या का जो समाधान है वो जितना नज़दीकी लेवल पे हो जाएगा वो ज़्यादा बेटर है, बजाय उसको आगे ले जाने के। अब अगर गांव की समस्या को आप दिल्ली और कैपिटल या अपनी स्टेट असेंबली लेकर जाओगे तो वो वहाँ पर इतना पॉसिबल नहीं, मिलना ही पॉसिबल नहीं होगा, समस्या कहाँ रख पाओगे। अब पंचायतों को देखें, इसमें म्यूनसिपालिटी, जैसे सिटी में म्यूनसिपालिटी होती है, सिटी में होता है ना, ये पार्षद बनते हैं, मेयर वगैरह बनते हैं। तो सिटी को ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए सिटी में पार्षद वगैरह बनाए गए और उनको पावर दी गई। अब इनको पहले क्या था कि इनका कोई रूल रेगुलेशन नहीं था, कभी टाइम पर चुनाव हुए कभी नहीं हुए, चुनाव के रूल थे कि नहीं थे, कैंडिडेटों के रूल थे कि नहीं थे, कुछ नहीं था। 1992 के बाद 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद इनको पावरफुल क्या पावर दी गई, नाउ इट इज कॉन्स्टिट्यूएंटली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन टू लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। अब ये कंपलसरी कर दिया था कि इनके चुनाव रेगुलर हर 5 साल में कराए जाएं। दूसरा, स्टेट्स आर रिजर्व इन द इलेक्टेड बॉडीज एंड द एग्जीक्यूटिव हेड्स ऑफ दीज कॉन्स्टिट्यूशंस फॉर द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेज। क्या कर देता है कि जो भी सीट्स हैं, सीट्स को रिजर्व किया जाएगा SC ST OBC के लिए, क्योंकि गाँव में मैक्सिमम यूनिट की पॉपुलेशन रहती है। तो इनको पहले क्या था कि कोई रूल रेगुलेशन थे नहीं, तो जो पावरफुल लोग थे वो इलेक्ट होकर आते थे। अब फिक्स कर दिया है
कि जितना जितना रिजर्वेशन मिला उसी हिसाब से सीटें भी रिजर्व होंगी सरपंच पंच पार्षद की। एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजिशन आर रिजर्व फॉर वेमेन। महिलाओं के लिए भी कम से कम 33%, 33% सीट रिजर्व होनी चाहिए, जहाँ पर सिर्फ वुमेन रिप्रेजेंटेटिव बनेगी। इंडिया के मैक्सिमम स्टेट ने इसको 1/3 की बजाय 50% किया हुआ है, और बिहार तो 60% करने वाला है कि वहाँ पर महिलाएं 60% रहेंगी, सरपंच वगैरह, पार्षद वगैरह, पंच वगैरह। नेक्स्ट, एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कॉल्ड द स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज़ बीन क्रिएटेड इन ईच स्टेट टू कंडक्ट पंचायत एंड म्यूनसिपल इलेक्शन। पहले क्या था कि इन चुनाव के लिए कोई कमीशन नहीं था। जो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन उसके पास बहुत सारे काम थे, वो पंचायतों का काम कराता नहीं था, चुनाव वगैरह। इसलिए सभी स्टेट गवर्नमेंट को आदेश देगा कि आप अपने अपने स्टेट में एक स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाइए। वो स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या करेगा, पंचायतों को और म्यूनसिपैलिटीज के चुनाव कराएगा। द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर एंड रेवेन्यू विद लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। द नेचर ऑफ शेयरिंग वायर्स फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। ये कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट अपने कुछ पावर को लोकल बॉडीज़ या जैसे पंचायत है, म्यूनसिपैलिटीज के साथ शेयर करेगी, लेकिन ये क्या होगा कि हर स्टेट्स पे अपना अपना डिपेंड करे कौन सा स्टेट कितनी पावर देना चाहता है। नेक्स्ट करें, रूरल लोकल गवर्नमेंट इज पॉपुलर नोन एज पंचायती राज। हमारे यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट को पंचायती राज कहा जाता है। ईच विलेज और ग्रुप ऑफ विलेज इज सम स्टेट। क्या कहता है, पंचायत राज का अलग अलग सिस्टम। हरियाणा में क्या, एक ही गाँव की एक पंचायत होगी, एक गाँव में सरपंच बनेगा। राजस्थान में 3-4 गाँवों को मिलाकर पंचायत बनाई गई है। ये सबसे लोवेस्ट इकाई है, सबसे लोवेस्ट की है डेमोक्रेसी की, जिसमें को बोलते हैं पंचायत। पंचायत में क्या होता है, अलग अलग वार्ड होते हैं। वार्ड मेंबर जो रहेगा उसको बोलते हैं पंच, और पंचायत के प्रेसिडेंट को बोलते हैं सरपंच। ठीक है, इसके बाद आती है, उसको बोलते हैं पंचायत समिति बोलते हैं कुछ जगह, ब्लॉक पंचायत या पंचायत समिति। इसमें क्या होता है कि 3-4 पंचायतों को मिलाकर एक वार्ड बनाया जाता है, उसका मेंबर इलेक्ट होगा। फिर सारे वार्ड मिलकर अपने में से एक किसी को प्रधान या चेयरमैन या ब्लॉक प्रमुख बना लेते हैं। इसके ऊपर आती है जिला पंचायत या जिला परिषद बोलते हैं उसको, या डिस्ट्रिक्ट पंचायत ही बोला गया है। उसमें क्या होता है कि 10-12 पंचायतों को मिलाकर एक वार्ड बनाया गया, उनसे सभी जिला पार्षद, जिला पंचायत सदस्य बनेंगे। वो जिला पार्षद और जिला पंचायत सदस्य क्या करेंगे, जिला प्रमुख या डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का चुनाव आपस में मिलकर कर लेते हैं। अब इनमें क्या कर दिया गया कि इनकी जब मीटिंग होगी जिला पंचायत की या ब्लॉक पंचायत की, तो उसमें एमएलए एमपीज का होना जरूरी है, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का होना जरूरी है, और स्टेट में जितना भी डेवलपमेंट का जो काम किया जा रहा है उनकी रिपोर्ट वहाँ रखनी होती है। और पंच एमएलएज एमपीज को अपने कोटे का पैसा इनके थ्रू ही खर्च करना पड़ता है। ऐसे ऐसे अलग 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 स्टेट में रूल्स बना रखे हैं। अर्बन एरियाज म्यूनसिपालिटीज कहेगी, ये अलग अलग पॉपुलेशन के हिसाब से अलग अलग स्टेट ने इसके अलग अलग नाम दिए हुए हैं। कुछ जगह म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कहा गया है, म्यूनसिपैलिटीज कहा गया है, नगर निगम कहा गया है, अलग अलग इनके नाम हैं। इनमें पहले सारे पार्षद बनेंगे, मतलब वार्ड में डिवाइड, एक जो बड़ा सिटी है, सिटी को वार्ड में डिवाइड कर दिया जाएगा, हर वार्ड से एक एक पार्षद इलेक्ट होकर जाएगा, और फिर वो लोग अपने में से एक को किसी को उसका प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लेते हैं। जो म्यूनसिपल का जो चेयरपर्सन होता है, ये पॉलिटिकल हेड होता है म्यूनसिपालिटी का। मेयर भी नाम दिया गया है, कई जगह चेयरपर्सन भी नाम दिया, अलग अलग इसके नाम है, चेयरमैन भी नाम है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा ये एक्सपेरिमेंट है इंडिया में। ये कह रहा है कि देर आर नाउ 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन द पंचायत एंड म्यूनसिपालिटीज। इंडिया में 36 लाख तो नेता चुने हुए हैं, जो छोटे नेता हैं पंचायत और जिला पंचायत समिति, जिला पंचायत वगैरह में। 36 लाख कुछ कंट्री की पॉपुलेशन में नहीं, जितने हमारे यहाँ पर नेता, जीतते हुए नेता, हारे हुए कितने होंगे, मतलब करोड़ से ऊपर तो नेताजी घूम रहे कंट्री में। इसीलिए देश में, पता ही है तुम्हें क्या बोलूं। इससे क्या हो रहा है कि डेमोक्रेसी स्ट्रांग हो रही है। डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या है कि पावर को जितना ज़्यादा आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, डेमोक्रेसी उतना ज़्यादा स्ट्रांग हो, जिससे वहीं महिलाओं को बेनिफिट हो रहा है। पहले क्या था कि सरपंच भी अगर जेंट्स है, और गांव में आपको पता है कि बहुत से एरियाज में पर्दा प्रथा, घूंघट, वेल सिस्टम है कि महिलाएं अपना मुंह छुपा के रखती हैं, तो पुरुष के सामने अपनी समस्या कैसे रखेंगी। और इसलिए अगर महिलाओं को जब इसमें रिजर्वेशन दिया गया, 33% मिनिमम 50% कर दिया, तो अब एक लेडीज़ अपनी समस्या लेडीज़ के सामने इजीली रख सकती है, और एक महिला की समस्या महिला ज़्यादा अच्छे से सोल्व कर सकती है। अब क्या हो रहा है, चुनाव रेगुलर हो रहे हैं, तो इससे लोगों में उत्साह भी है इसमें चुनाव में पार्टिसिपेट करने के लिए। लोग करोड़ों खर्च कर देते हैं इसमें चुनाव में पार्टिसिपेट करने, हालांकि गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से इतने खर्च नहीं कर सकते, बट लोग कर रहे हैं।
अभी भी कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने इनको जितनी पावर ट्रांसफ़र करनी चाहिए थी उतनी नहीं की है, तो इसको और स्ट्रॉन्ग बनाए जाने की ज़रूरत है। इनको कुछ टैक्स वगैरह देने की ज़रूरत है। तो ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। ठीक है, अब आप यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 आपके लिए 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू वेरी मच। जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में, व्हाट्सएप पर कहीं भी पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।